वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वायुमंडल का संगठन, जिसमें हम लोग देखेंगे जो कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर का, जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं वो सारी कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उन सभी का कॉम्पोजिशन देखेंगे। अगर आपने पहली बार विजिट किया है इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जीएस की और साथ में रात को 9 बजे मॉक टेस्ट देख सकते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए क्लासेस चल रही हैं। इसके साथ ही अगर आपका एग्ज़ाम है 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का, जो कि होने वाला है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, तो अगर अभी तक आपने सीसैट को नहीं देखा है, जीएस पे ही आप प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं, तो दोनों की प्रिपरेशन साथ में कीजिए। अगर आपका सीसैट क्वालिफाई नहीं होता है तो आपका प्रीलिम्स रुक जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज ज़रूर सॉल्व करके जाइए। आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और आपको जो कोर्सेज़ लेने हैं, आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना होगा। और जो भी कोर्स परचेज करेंगे, ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा। यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इसके साथ आप बीईओ की आरओ मेंस का भी नया कोर्स लॉन्च हो चुका है और बहुत ही कम फीस में, नाम मात्र की फ़ीस में आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं पे करनी है। ये कोर्सेज़ उन बच्चों के लिए भी है जिनकी पहुंच नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते। हर एक लेवल तक पहुंचना चाहिए कोर्स, इसलिए सभी बच्चे परचेज़ कर सकें, ऐसी फ़ीस रखी गई है। जैसे कि यूपीएसआई की जो बच्चे तैयार ही कर रहे हैं और काफ़ी बच्चे यूपीएसआई के लिए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो सिर्फ 99 रुपये में कंप्लीट कोर्स है। स्टडी मटेरियल पूरा मिल रहा है, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट दे दिया जा रहा है। 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 49 रुपये में टेस्ट सीरीज है, सॉल्व कर लीजिए। अदर प्लेटफॉर्म्स पे या अदर जगह आप देखेंगे बहुत महंगे महंगे कोर्सेज मिल रहे हैं, लेकिन आप अगर ऑथेंटिक डेटा चाहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हों, है ना, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तो रहें ही, लेकिन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो वो भी कंटेंट हो। ऐसा नहीं है कि हिंदी में कुछ भी पूछा जाए तो आप वो टॉपिक से पूरा एनालिसिस होनी चाहिए कि पिछले वर्ष क्या प्रश्न पूछे गए और वहीं से प्रश्न उठाए गए हों। तो टेस्ट सीरीज़ वही आपको लेनी है, कोर्स वही फॉलो करना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट हो। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि उस स्टडी मटेरियल से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में भी मिले, है ना। इसी तरह बीईओ की वैकेंसी आ रही है या अदर वैकेंसीज जो आपके सामने एलटी ग्रेड और टीचिंग की बहुत सारी वैकेंसीज हैं सामने, सभी के कोर्सेज आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेंगे। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं ऐप पर, उन पे भी आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपना स्कोर देखते रहिए क्या आ रहा है, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन क्या है, ठीक है। तो वायुमंडल के संगठन में सबसे पहले देखिए, वायुमंडल गैसों, जलवाष्प, धूल कणों से बना है, ठीक है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का जो अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती, मतलब खत्म सी हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको समझना है वायुमंडल क्या है। तो इसमें बहुत सारी गैसें हैं, जलवाष्प है, धूल के कण होते हैं, जिसमें सबसे ऊपरी परत तक जब हम पहुँचते हैं 120 किलोमीटर तक पहुँचते हैं तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी खत्म हो जाता है। जलवाष्प और धूल कण सहित वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल की 2 प्रमुख गैसें हैं। 99% का जो भाग है इन्हीं 2 गैसों से मिलकर बना है। से जो 1% है गैस, वो कौन सी है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। तो 99% में कौन कौन सी गैसेज हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 99% में जो सबसे पहली, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। इसका क्रम पूछा गया और कई बार क्रम में कन्फ्यूज़न हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से जो ये आप देख रहे हैं, तो ये क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आ जाता है। नाइट्रोजन, इसका सूत्र क्या है? फॉर्मूला N2 है। 78.08% नाइट्रोजन ही पाई जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, 20.95 ऑक्सीजन पाई जाती है, O2। इसके बाद थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है, थर्ड ऑर्गन है,
AR 0.93 है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? 0.036 है। इसके बाद नियॉन याद रखना है 0.002%। हीलियम क्या हो जाता है? 0.0005। क्रिप्टॉन कितना होगा? 0.001 है। जेनॉन क्या है? 0.4 टाइम आप देख रहे हैं 0 देन 9 है जेनॉन। और हाइड्रोजन क्या है? तो 0.4 टाइम 0 और 5। तो इस तरीके से आपको याद रखना, क्रम जरूर याद कर लीजिएगा। शुरुआत के 5 जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन, इनका परसेंटेज भी आपको पता होना चाहिए। फिर क्या आ जाएगा इसके बाद? हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब अगर वायुमंडल की संरचना की बात करूँ तो सबसे पहली जो लेयर है, मान लीजिए ये हमारी, आज के ऊपर बढ़ेंगे तो जो सबसे पहली लेयर आती है वो होती है ट्रोपोस्फियर। कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर होती है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रही है। तो अब इस क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम से रिलेटेड घटनाएं हैं वो सारी इस क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फियर वाली लेयर में होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए, इससे ऊपर पहुंचने पर अब जो अगली लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी लेयर? स्ट्रेटोस्फियर, मतलब समताप मंडल। ठीक है, कौन सा? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर ये रहा। ठीक है, अब इसमें क्या है? एक लेयर पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ये ओजोन लेयर, इसी में स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर भी पाई जाती है। ठीक है, ओजोन लेयर क्या करती है? जो हार्मफुल रेज है उनसे हमें बचाती, पृथ्वी पर आने से रोकती है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद जो अगली लेयर है तो वो हो जाएगी मीजोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद अगली कौन सी है? मीजोस्फियर। मीजोस्फियर, ठीक है। इसके बाद जो अगली है वो है एक्सोस्फियर। कौन सी? एक्सोस्फियर, मतलब अब जो ऊपर का जितना भी पोर्शन वो सब एक्सोस्फियर में आएगा। एक्सोस्फियर, इसमें सबसे ज़्यादा गैस जो हाइड्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम भी पाई जाती है। लेकिन ये भी प्रश्न बना हुआ है, कई बार पूछा गया है कि एक्सोस्फियर में बहिर्मंडल में कौन सी गैसों की मात्रा सर्वाधिक है? तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ओजोन लेयर है इसके बारे में क्या क्या हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिनको भी हिंदी में प्रॉब्लम है यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो वायुमंडल का गैसों से युक्त स्तर है ट्रोपोस्फियर कहलाता है। ठीक, यहाँ पर गैसों का कॉम्पोजिशन अभी हमने देखा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इसके बाद हम देखेंगे जो आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसेस पाई जाती हैं, जिसमें मनुष्य और अन्य जीवधारी रहते हैं। दूसरा स्तर क्या कहलाता है? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, जो कि पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है? तो 50 किलोमीटर ऊंचाई पर है। और समताप मंडल में ओजोन परत मौजूद होती है, जो कि पराबैंगनी किरणें, जिन्हें यूवी रेस कहते हैं, इनको अवशोषित कर लेती है। ओजोन अत्यधिक क्रियाशील होती है, हल्के नीले रंग की गैस होती है, इसकी जो गंध है असहनीय होती है। वायुमंडल में समुद्री सतह पर जो ओजोन की सांद्रता है वो कितनी है? 15 ppm है। सर्दी में 0.02 ppm हो जाता है और गर्मी में 0.07 ppm होती है। वायुमंडल में इसका निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण ऑक्सीजन पर होने वाले विद्युत विसर्जन प्रभाव के कारण होता है। संभवतः यह क्रिया कैसी होती है? तो आणविक ऑक्सीजन के साथ अधिक तापक्रम या पराबैंगनी किरणों के कारण होती है। ओजोन घातक और रक्षक दोनों ही कार्य करती है। अगर स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद है तो हमें बचाने का कार्य करेगी, ठीक है, हमारे लिए रक्षक का कार्य करेगी। लेकिन अगर ट्रोपोस्फियर में है, हमारे क्षोभ मंडल में, तो ये हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। ओजोन के दो प्रभाव हैं, कौन कौन से? यूवी किरणों का अवशोषण कर पृथ्वी के जीवन को सुरक्षित करती है। दूसरा, यूवी किरणों के अवशोषण से स्ट्रेटोस्फियर का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। अतः अधिक औद्योगिकरण वाले क्षेत्रों के वायुमंडल के ऊपर प्रदूषकों के घने जो बादल होते हैं या क्लाउड्स होते हैं वो छाए रहते हैं। पृथ्वी की सतह पर ओजोन की सांद्रता जो है फसलों की पैदावार को क्या करती है? घटा देती है। ठीक है, तो आपको गुड और बैड ओजोन के बारे में पता होना चाहिए। ओजोन सूर्य की जो यूवी किरणें, इनसे हमारी रक्षा करती है, लेकिन धीरे धीरे इनका स्तर क्या होता जा रहा है? पतला होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? तो ये जो CFCs हैं, मतलब ओजोन परत की क्षति का प्रमुख कारक क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कैसे है? तो क्या होता है, जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अभी मैं बताऊंगी। इसमें जैसे कूलेंट
या एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर्स में एरोसॉल प्रोपेलेंट तथा फोम इंस्टॉलेशन में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब क्या होता है, सीएफसीज के विघटन से वायुमंडल में क्या होती है, क्लोरीन के परमाणु बनते हैं। अब क्लोरीन क्या करती है, जाती है एटमॉस्फेयर में और रिएक्ट करती है ओजोन से। तो ओजोन के जो मॉलिक्यूल है उससे रिएक्ट करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन जाता है और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। इस तरह ओजोन का डिप्लीशन हो जाता है। तो क्लोरीन का एक परमाणु 1,00,000 यहाँ पर 1,00,000 है, ओजोन परमाणुओं का विनाश कर देता है। कैसे, तो वायुमंडलीय, मैंने अभी बताया क्या होता है, जो क्लोरीन होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और ऑक्सीजन और क्लोरीन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है। और वायुमंडलीय ओजोन का मापन किस में करते हैं, डॉप्सन में करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है और इसे डॉप्सन यूनिट में व्यक्त करते हैं। डॉप्सन यूनिट की शुद्ध ओजोन की जो अगर हम मोटाई की बात करें 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। अब ये देखिए ओजोन लेयर है तो हार्मफुल जो यूवी किरणें हैं उनसे हमारा बचाव करती है। तो ये ट्रोपोस्फियर, इसके बाद ओजोन लेयर कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है। तो सन से आने वाली जो UVA, UVB, UVC ये जो रेज हैं क्या करती है, इनसे हमें बचाने का कार्य करती है। लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये डिप्लीशन कर रहे हैं किसका, ओजोन लेयर का। ये देखो ये जैसे डिप्लीशन होता जा रहा है। होता क्या है, जो CFCs मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, वो आते हैं और वो जो ओजोन के मॉलिक्यूल हैं, ये 3 मॉलिक्यूल इनसे रिएक्ट करके एक तो बन जाता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जब ये रिलीज होते हैं, रिएक्ट करेगा CFC किससे, ओजोन से, तभी ये रिलीज होते हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है। अब ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स कौन से, CFCs हैं, SCFCs हैं, हैलोन्स हैं, मेथिल ब्रोमाइड है जो पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ होता है। इस सब के सब क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। तो ओजोन लेयर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको तैयार रखिएगा। और जिनको भी हिंदी में प्रॉब्लम है वो अभी मैं इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ऐसी ही और क्लासेस आपको मिलती रहें और इम्पॉर्टेंट आपके जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएं। तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आपको UPPCS का मेंटरशिप प्रोग्राम ले लेना है। एग्ज़ाम से पहले आपका बेहतर ढंग से रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में प्रैक्टिस बैच अगर लेते हैं तो 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप टाइम निकाल के ज़रूर लगा लीजिए। वहाँ से आपको प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। पिछले RO के पेपर उठा लीजिए या UPPCS के सभी जो क्वेश्चन है वो आपको SCS से ही देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन SCS के स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं जाता है। तो कोशिश कीजिए जो भी आपको कोर्सेज दिए जा रहे हैं उनको परचेज करके अपनी जो सिलेक्शन है उसको सुनिश्चित कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।